अस्सलामुअलैकुम। लेज़ी गार्ड, कैनी बॉल और 5 अहम अमरीकी अकाबरीन एक तहखाने में थे। वहाँ एक बड़ी सी ट्रांसफार्मर मशीन को ऐसे देख रहे थे जैसे गुमशुदा खजाने को देख रहे हों। वो इसे बार बार इधर उधर से छू रहे थे और इसे ऐसे सहला रहे थे जैसे रूठी हुई हसीना मान गई हो और फिर से नखरे दिखाने के लिए वहाँ आ गई हो। वहाँ 2 टेलीपैथी जानने वाले और 5 अमरीकी अकाबरीन के अलावा 2 माहिर मैकेनिक भी थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उस नक्शे के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की थी। इसके एक एक हिस्से को और एक एक पुर्जे को जोड़कर मुकम्मल तौर पर इसे इस्तेमाल के काबिल बना दिया था। दोनों माहिरीन को शुमार किया जाए तो उस तहखाने में इस वक्त 9 अफराद जिस्मानी तौर पर मौजूद थे। ऐसे वक्त 3J ख्यालख्वानी के जरिए उनके दरमियान थे। उनकी कुल तादाद 12 थी। इस हिसाब से ये राज सिर्फ 12 अफराद जानते थे कि एक नई मशीन तैयार हो चुकी है। 3J में से एक ने एक आला हाकिम की जुबान से कहा, मैं जे काफू बोल रहा हूँ। अभी हमारे सामने 2 अहम बातें हैं। इन बातों को अपने जहन में नक्श कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हम 11 अफराद इस मशीन के सिलसिले में राजदार हैं। आइंदा किसी 12वें शख्स को इस मशीन के सिलसिले में कोई बात मालूम ना हो। फौज के एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर जे काफू, तुम्हारा यह मशवरा बहुत अहम है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि इस मशीन की हल्की सी महक भी तहखाने से बाहर जाए। जे काफू ने कहा, इस मकसद के लिए यह समझना होगा कि हम 11 अफराद इस मशीन को किस तरह हमेशा राज में रख सकते हैं। लेज़ी गार्ड ने कहा, मैं और कैनी बॉल और आप 3J ये 5 टेलीपैथी जानने वाले इस बात की जमानत है कि हमारे जरिए ये राज कभी तहखाने से बाहर नहीं जाएगा। हम टेलीपैथी जानते हैं, हमारे दिमाग मुकफ्फल हैं, कोई हमारे अंदर पहुंचकर ये राज मालूम नहीं कर सकेगा। जे फ्लो ने कहा, यूं तो हमारे इन 5 काबरीन के दिमाग भी मुकफ्फल हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उन दोनों माहिरीन के दिमागों को भी मुकफ्फल कर दिया जाए। बिल्कुल यही किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस मशीन को आजमाने के लिए और अपने मुल्क में वफादार टेलीपैथी जानने वालों की तादाद बढ़ाने के लिए फ़िलहाल अपनी 11 अफराद के दरमियानी टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा करेंगे। मेरा मतलब यह है कि हम अपने 5 काबरीन और दोनों माहिरीन के दिमागों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का इल्म सिखाएंगे। बेशक अब हमें किसी को भी टेलीपैथी का इल्म सिखाने से पहले बहुत अच्छी तरह उनके अंदर गहराइयों तक पहुँचकर ये मालूम करना होगा कि वह किस कदर हुब्बुल वतन और वफादार है। हमें अपने 5 काबरीन और दोनों माहिरीन पर पूरा एतमाद है कि ये हमारे राजदार भी हैं और आइंदा भी टेलीपैथी के इल्म सीखने के बाद और अपने दिमागों को लॉक करा लेने के बाद इस बात की यकीनी ज़मानत बन जाएंगे कि मशीन का राज कभी तहखाने से बाहर नहीं जाएगा। एक आला हाकिम ने कहा, मेरा मशवरा है कि हम पहले अपने दोनों माहिरीन को ट्रांसफार्मर मशीन के मरहलों से गुजारें और इस बात का यकीन कर लें कि हमने मुकम्मल कामयाबी से ये मशीन तैयार की है। सब ने आला हाकिम के मशवरे को तस्लीम किया। दोनों माहिरीन बहुत खुश थे और शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि उन्हें अपनी मेहनत का बहुत बड़ा इनाम मिल रहा है। वो दोनों माहिरीन बहुत ज़हीन और संजीदा मजाज के हामिल थे। उनमें से एक का नाम वाइज मैन था, 28 बरस का नौजवान कवारा था। दूसरे का नाम जैकी हंटर, उसकी उम्र 40 बरस थी। उसकी एक बीवी और एक 18 बरस की बेटी थी जिसका नाम डायना हंटर था। पहले जैकी हंटर को इस मशीन से गुजारा गया। ऐसे वक्त 5 टेलीपैथी जानने वाले दूसरे माहिर वाइजमैन के दिमाग में मौजूद थे और ये देख रहे थे कि वह बड़ी महारत से इस मशीन को हैंडल कर रहा है। मशीन के मराहल से गुजरने पर बेहोशी तारी हो जाया करती थी। जैकी हंटर भी बेहोश हो गया। उसे मशीन के बेड से उठाकर दूसरे बेड पर लाकर डाला गया। जब वो रफ्ता रफ्ता होश में आने लगा तो लेज़ी गार्ड उसके दिमाग में तनवीमी अमल करने लगा। इस अमल के दौरान में कैनी बॉल और 3J मौजूद थे ताकि लेज़ी गार्ड के तनवीमी अमल से सभी मुत्तफिक हो सकें। लेज़ी गार्ड ने जैकी हंटर के दिमाग में ये बात नक्श की कि वह टेलीपैथी के इल्म सीखने के बाद इसे आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर शुगल के तौर पर या अपने ज़ाती मामलात में ये इल्म इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे ख्याल ख्वानी का तरीक़ाकार याद नहीं आया करेगा। ताहम ज़ाती अहम मामलात में और मुल्क व कौम के मामलात में आज़ादी से ख्याल ख्वानी कर सकेगा। लेज़ी गार्ड ने उसके जहन में एक मखसूस आवाज़ और लबो लहजे को नक्श किया। फिर उसे 1 घंटे तक तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। इसके बाद उसके दिमाग से निकल आया, जे काफू, जे फ्लो, जे सामू और कैनी बॉल ने उसके दिमाग में कहा, हम सब तुम्हारे तनवीमी अमल से मुतमईन हैं। इस अमल के ज़रिए जैकी हंटर को किसी हद तक आज़ादी भी दी गई है और अपना पाबंद भी बनाया गया है। उन्होंने बाकी 5 अमरीकी अकाबरीन के सामने भी अपने इत्मीनान का इजहार किया। ऐसे वक्त जे फ्लो खामोशी से जैकी हंटर के दिमाग में पहुंच गया। उसे तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसने लेज़ी गार्ड का लबो लहजा इख्तियार करके जैकी हंटर का आमिल बनकर उसे हुक्म दिया, भी तुम्हें तनवीमी नींद नहीं सोना है। इससे पहले एक और आवाज़ और लबो लहजा अपने जहन में नक्श करो। उसने एक और आवाज़ और लबो लहजे को उसके दिमाग में नक्श किया और ये ताकीद की कि इस आवाज़ और लबो लहजे के ज़रिए सिर्फ जे फ्लो, जे काफू और जे सामूस के पास आकर अपना नाम बताएंगे, तब वह सिर्फ उन तीनों का मामूल और महकूम बन जाया करेगा और लेज़ी गार्ड के तनवीमी अमल को भूल जाया करेगा। टेलीपैथी की दुनिया में दगाबाजी और एतमाद शिकनी एक मामूल बन गई थी। जिसे बरतरी हासिल करने का मौका मिलता वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दूसरों को कमतर बना लिया करता। 3J ने बड़ी सहूलत से और बड़े आराम से रफ्ता रफ्ता अमरीकी अकाबरीन का एतमाद हासिल किया,
लेजी गार्ड और कैनिबॉल जैसे टेलीपैथी जानने वालों को भी बेजोन वगैरह के तनवीमी अमल से निजात दिलाकर अपना एहसानमंद बना लिया। अहमकों की दुनिया में यह समझा जाता है कि जो उनसे मोहब्बतें कर रहा है और एहसान करता रहे वो हातम ताई है, नेकियां कर रहा है और दरिया में डाल रहा है, जबकि वो नेकियों को नहीं बल्कि उन अहमकों को दरिया में डालता है। उन 3J ने पहले 2 माहिरीन वाइजमैन और जैकी हंटर को दरिया में डुबोया। इसके बाद उन काबरीन को इसी तरह मशीन से गुजारते रहे। उन्हें टेलीपैथी सिखाने से बहुत पहले 3J ने लेजी गार्ड और कैनिबॉल को बेजोन वगैरह के तनवीमी अमल से निजात दिलाई। तभी उन दोनों को अपना मामूल और महकूम बना लिया। अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों में अब तक इन 3J ने गैर मामूली जहानत का सबूत दिया था। इतनी बड़ी कामयाबी पहले कभी किसी अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले ने हासिल नहीं की थी। वह तीनों एक नायाब ट्रांसफार्मर मशीन के मालिक बन गए थे और इतनी राजदारी से कोई ये कभी समझ नहीं पाता था कि अमेरिका के किसी इलाके के किसी तहखाने में एक मशीन मौजूद है। वह तमाम अकाबरीन और टेलीपैथी जानने वाले अपने मुल्क और उनकी खिदमत करते रहते तो 3J का कोई नुकसान ना होता। वो अपने इन तमाम गुलामों के जरिए बड़ी खामोशी से अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। कमाल हासिल करने वालों का जवाल नहीं आता है। उन तीनों के दरमियान एक बड़ा ही अहम मसला था जिसे वो हल नहीं कर पा रहे थे, और वह मसला था नहीं थी, वह मोना थी। जे काफू ने पहले अपने दोस्त जे फ्लो की महबूबा रीटा को एक हादसे में हलाक कराया था। दूसरी बार वो मोना को ढेर सारी ख्वाब आवर गोलियां खिलाकर दूसरी बार भी कामयाब हो रहा था। यानी मोना ने तकरीबन 12 गोलियां खा ली थी। उसकी हलाकत लाजमी थी, लेकिन मोना का मुकद्दर भी लाजमी था। उसके मुकद्दर में अभी जिंदगी थी। वह जिस केमिस्ट से ख्वाब आवर गोलियां खरीदने गई थी उस केमिस्ट ने गलती से दूसरी गोलियां दे दी थी। जे काफू अपने दोस्तों की सलामती और बेहतरी के लिए उनकी महबूबाओं को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की कोशिश कर रहा था। एक को ख़त्म कर चुका था, दूसरी अभी तक जिंदा थी और उन सब के लिए मसला बन गई थी। जब ये पता चला कि उसने ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी की नाकाम कोशिश की है तो सवाल पैदा हुआ, उसने ऐसा क्यों किया? जय सामू ने उसे पूछा, मोना प्लीज़ बताओ तुम्हें क्या सदमा है? वो बोली, मुझे किसी तरह का सदमा नहीं है। तुम झूठ कह रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? मैं खुद हैरान हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। तुम्हारी ज़िंदगी में आकर मुझे सारे जहां की खुशियां मिल रही हैं, फिर भला मैं इतनी खुशनसीब होकर मरना क्यों चाहूँगी? उसकी इन बातों से जे सामू और जे फ्लो ने कहा, यार काफू, मोना मरना नहीं चाहती थी, फिर भी मरने की कोशिश कर रही थी। साफ जाहिर है कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में घुस गया है। वो हमारे और सामू के दिमागों में नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए मोना को मार डालना चाहते हैं। जे काफू ने कहा, ऐसी बात नहीं है। ये तो सोचो वो मोना को मारकर हमसे क्या हासिल कर सकेगा। वो दोनों सोचने लगे। फिर जे सामू ने कहा, वो नामालूम दुश्मन मेरी मोना को मारने के बाद हमसे कुछ हासिल नहीं कर सकता था, बल्कि हमारे साए तक भी नहीं पहुंच सकता था। जे फ्लो ने पूछा, फिर वो दुश्मन मोना के साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? जय काफू ने कहा, वो ना मोना को मारना चाहता था, ना आइंदा उसे हलाक करेगा। दरअसल उसी ने केमिस्ट के जरिए ख्वाब आवर गोलियों की बजाय दूसरी बेजरर गोलियां दी होंगी ताकि बज़ाहिर मोना खुदकुशी करे लेकिन मर ना सके। इस तरह हमें मोना की ऐसी हरकत का पता चलेगा तो हम तीनों परेशान हो जाएंगे, जहनी तौर पर उलझते रहेंगे कि कौन मोना के दिमाग में पहुंच गया है। अगर हमने उसे ना ढूंढ निकाला तो वो मोना के जरिए हमें तलाश कर सकता है। जय सामू ने कहा, इसका मतलब है कि कोई मोना के दिमाग में छुपकर हमें चैलेंज कर रहा है। जे फ्लो ने कहा, बिल्कुल यही बात है। जे काफू सही कह रहे हैं। वो दुश्मन ये अच्छी तरह जानता है कि हमारे दिमागों में नहीं आ सकेगा और मोना को हमारा खुफिया अड्डा मालूम नहीं है, लिहाजा वो मोना के जरिए हमें परेशान करते करते हम तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है। सामू बहुत परेशान था। वो मोना को दिलो जान से चाहता था। उसकी कुर्बत ने उसे टेलीपैथी की दुनिया से दूर एक नई जिंदगी और नई मुसरतें दी थी। ये सोचकर उसका दिल डूब रहा था कि कोई दुश्मन उसकी मोना के दिमाग से खेल रहा है। जे फ्लो ने पूछा, सामू तुम बहुत परेशान हो, क्या सोच रहे हो? मैं मोना के लिए बहुत परेशान हूँ। ऐसे वक्त उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, वो किसी दुश्मन के रहमो करम पर है। जे काफू ने तंजी अंदाज में कहा, वाह दोस्त वाह, इसी दिन के लिए समझाता था। मोहब्बत ना करो, शादी ना करो, अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसे दोस्ती करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, शादी कर ली, उसके साथ घर बसाया। अब देखो कि वो तुम्हें जिंदगी के कितने खतरनाक मोड़ पर ले आई है। क्या तुम्हें इसका एहसास है? सामू ने कहा, यार काफू तुम उल्टी बात करते हो। वो बेचारी अपनी जिंदगी के खतरनाक मोड़ पर आ गई है। हाँ, वो बेचारी है, उसके हवाले से बहुत कुछ सोच रहे हो, यानी अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने वाले हो। ये नहीं सोचते अब उसके करीब जाओगे तो दुश्मन सबसे पहले तुम्हें शिकार करेगा और तुम्हारे जरिए हम दोनों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जे फ्लो ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, काफू दुरुस्त कह रहे हैं, तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। ये नहीं सोच रहे हो कि मोना के करीब जाना कितनी बड़ी हमाकत होगी। सिर्फ तुम अपनी ही नहीं, हमारी जिंदगियों को भी दांव पर लगाओगे। सामू ने झुंझलाकर कहा, क्या ये इंसानियत है? उस बेचारी को ऐसे बुरे वक्त में तन्हा छोड़ दिया जाए? जे काफू ने कहा, हम इंसानियत का तकाजा पूरा करेंगे, उसे तन्हा छोड़ेंगे, मगर बेयारो मददगार नहीं। हमारी बात समझने की कोशिश करो, उसे दूर रहकर उसकी हिफाजत करते रहेंगे। हम तीनों मोना के दिमाग में बारी बारी जाते रहेंगे और मालूम करते रहेंगे कि दुश्मन क्या चाहता है और क्या कर रहा है।
जे काफू और जे फ्लो उसे समझाने लगे, उसे यकीन दिलाने लगे कि वो उसकी मोना को चाहती हैं, उसकी सलामती भी चाहती हैं, और सलामती इसी में है कि उससे दूर रहकर उसकी हिफाजत की जाए। सच्ची और गहरी मोहब्बत साबित करने के लिए उसके करीब रहना ज़रूरी नहीं, फिर यह कि मोहब्बत किसी किस्म का सबूत नहीं चाहती। अभी मोना के दिमाग में जाकर पूछे, वो कहेगी कि उसकी मोहब्बत पर अंधा एतमाद करती है। तुम उससे यह भी पूछो, क्या तुम उसके करीब रहकर अपनी और हमारी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हो? मुझे यकीन है वो तुम्हें करीब आने से मना करेगी। जे सामू ने कहा, ठीक है, मैं अभी अपनी मोना से रब्ता करता हूँ। जे काफू ने कहा, अपनी आवाज़ में एक दो फिक्रे कहना, फिर यह बता देना कि आइंदा तुम लबो लहजा बदल कर उसे बोलोगे। जे सामू ने सोचती हुई नज़रों से दोनों दोस्तों को देखा। जे फ्लो ने ताइद में सर हिलाकर कहा, तुम समझ सकते हो, अभी हम ये नहीं जानते कि मोना के जरिए हमसे कौन दुश्मनी कर रहा है। हो सकता है नीलमा या उसके मातहत टेलीपैथी जाने वाले मोना के दिमाग से खेल रहे हो। जे सामू ने कहा, नहीं, ऐसा होता तो नीलमा उसके दिमाग में आती और उसके जरिए हम योगा जाने वालों के दिमागों में पहुंच जाती। कुछ और भी सोचा करो। हो सकता है नीलमा इन दिनों बहुत मसरूफ़ हो, जैसा कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। यही बात जाहिर होती है कि वो दूसरे मामलात में मसरूफ़ है और मोना को अपने आलाकारों के हवाले किया हुआ है। जब भी उसे फुर्सत मिलेगी वो मोना के दिमाग में आकर हम तक पहुंचेगी। जे फ्लो ने कहा, हम ये सारी बातें फ़र्ज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है हमने ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगर नीलमा हमारे दिमागों में घुस जाएगी और वो हमें अपना महबूब बना लेगी तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी बदतरीन नाकामी बन जाएगी। सामू ने कहा, वाकई हमें यह सोचना चाहिए कि दुश्मन कौन है, और जब तक दुश्मन सामने नहीं आएगा उस वक्त तक हमें नीलमा पर शुबा करना चाहिए। जे फ्लो ने कहा, तेजपाल और उसके 3 टेलीपैथी जाने वाले हमसे बुरी तरह हसद कर रहे हैं। एक तो उनका बहुत अहम साथी बैजॉन उनसे छीना गया है और अब तक उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। हम उन तीनों के मुकाबले में अमरीकी अकाबरीन के दिलो दिमाग जीत चुके हैं। वो हमारी हमायत करते हैं और उन तीनों को घास नहीं डालते हैं। जे काफू ने कहा, हमें आंद्रे को भी नहीं भूलना चाहिए। उसने और उसके 5 टेलीपैथी जाने वालों ने अचानक अमेरिका से अलहदगी का ऐलान किया और कहीं गुम हो गए। अब तक उनका कोई पता नहीं है। क्या वो हमसे दुश्मनी नहीं करेंगे? क्या वो नहीं चाहते होंगे कि हम अमेरिका के काम ना आए? जे फ्लो ने कहा, यकीनन आंद्रे बागियाना अंदाज में अमेरिका का मुखालिफ बन गया। अब वो अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए हम तीनों टेलीपैथी जाने वालों को भी ट्रैप करना चाहेगा और इसके लिए वो मोना को इस्तेमाल करेगा, बल्कि कर रहा है। इंसान को ज़िंदगी में कामयाबियाँ और मुसरतें आसानी से नहीं मिलती भी रहती हैं, तो इस दौरान में मसाइल और मुसाइब पेश आते रहते हैं। हमने ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करके जो कामयाबी हासिल की है, इस कामयाबी को नाकामी में नहीं बदलना चाहिए। मोना के मसले से इस तरह निपटना चाहिए कि मोना भी दुश्मनों से निजात हासिल कर ले और हमें भी मोना के ज़रिए दुश्मन से कोई नुकसान ना पहुंचे। सामू ने मोना के दिमाग में पहुंचकर पहले खामोशी से उसके ख्यालात पढ़े। पता चला वो अपने बंगले में बिल्कुल तन्हा है। सामू का इंतजार करिए और उसके दिमाग में कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं बोल रहा। उसने उसे मुखातिब किया, हेलो मोना, मैं सामू बोल रहा हूँ। वो एकदम से चौंक कर सीधी बैठ गई, फिर बोली, सामू तुम कहाँ हो? मुझ पर क़यामत गुजर गई और तुम अभी तक नहीं आए। मुझसे शिकायत न करो, मैं आवाज़ और लबो लहजा बदल कर बोल रहा हूँ और ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें अभी बताऊँगा। वो एक नई आवाज़ और लबो लहजे के साथ बोला, मोना, मैं तुम्हारा सामू बोल रहा हूँ। नहीं, तुम वो ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन हो जिसने मुझे खुदकुशी पर मजबूर किया था। नहीं मोना, अभी मैं तुमसे कह चुका हूँ कि आवाज़ और लबो लहजा बदल कर बोलूँगा। तुम नहीं जानती दुश्मन बहुत ख़तरनाक है। अगर वो नीलमा है तो योगा जाने वालों के दिमागों में भी घुस आती है। वो तुम्हारे ज़रिए हमारे दिमागों में पहुँच जाएगी, इसलिए मैं लबो लहजा बदल कर बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरा यकीन करो। जब कोई नीलमा योगा जाने वालों के दिमागों में घुस आती है तो फिर तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मैं यकीन कर रही हूँ। मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दोनों साथी मना कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास मुझे आना चाहिए या नहीं? उनका ख्याल है कि मैं तुम्हारे करीब रहूँगा तो दुश्मन मेरे ज़रिए उन दोनों तक भी पहुँच जाएंगे और मुझे भी नुकसान पहुँचाएंगे। तुम्हारे दोनों साथी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं भी तुमसे कहती हूँ, मेरे करीब ना हो। तुम तो टेलीपैथी जानते हो, दूर ही दूर से मेरी हिफाजत कर सकते हो। ओह मोना, तुम भी वही बातें कह रही हो जो मेरे साथी कह रहे हैं। जो अक्लमंद होते हैं वो अकल की बातें करते हैं। तुम्हें उनके मशवरों पर अमल करना चाहिए। उनका मशवरा है कि हम तीनों बारी बारी तुम्हारे दिमाग में रहा करें और खामोशी से मालूम करते रहेंगे कि कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला कैसी कैसी चालें चलेगा। आइंदा हम उसे ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो तुम्हें हलाकत की तरफ ले जाए। वो थोड़ी देर तक बातें करते रहे। ये सामू से तसल्लियाँ देता रहा, उसके अंदर हौसला पैदा करता रहा। फिर उसने कहा, आइंदा मैं तुम्हारे दिमाग में आकर खामोश रहा करूँगा। कभी तुम प्यार की कमी महसूस करते हुए मुझे पुकारोगी तो मैं इसी नए लबो लहजे में मुख्तसर से गुफ्तगू करूँगा, फिर खामोश हो जाया करूँगा। जे काफू और जे फ्लो ने सामू से कहा, हम तीनों 8-8 घंटे तक मोना के दिमाग में रहा करेंगे। अभी तुम 8 घंटे तक इसके दिमाग में जाते आते रहो, इसके बाद जे फ्लो जाएगा, फिर उसके बाद 8 घंटे बाद मैं ड्यूटी दूंगा। इस हिसाब के मुताबिक सामू मोना के पास जाता आता रहा। वो मुतमईन थी, कह रही थी, हालात के पेश नज़र यही बहुत है कि तुम दूर रहकर भी मेरे दिमाग में आते रहोगे। मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे तुम मेरे पास हो। हाँ, हमारा दिमाग से दिमाग मिल रहा है, मगर मेरे दिल की धड़कनें तुम्हारे दिल की धड़कनों से नहीं लग रही हैं। बेशक ये कमी तो महसूस होती रहेगी,
लेकिन इस कमी को बर्दाश्त करना होगा। हो सकता है वो दुश्मन जल्द ही तुम तीनों साथियों की कोशिशों से भाग जाए। जे काफू ने अपने दोनों साथियों को दुश्मन था और ना ही मोना के दिमाग से भागकर अपने दोनों साथियों के लिए उसकी तरफ से खतरा पैदा करना चाहता था। वो वक्फे वक्फे से मोना के दिमाग में जाता रहा। कभी कभी बदले हुए लबो लहजे में सामू को मोना से बातें करता हुआ सुनता रहा, फिर वापस आता रहा। इस तरह 6 घंटे गुजर गए। 2 घंटे बाद जे सामू उसके दिमाग से वापस आने वाला था और उसके बाद जे फ्लो मोना के मुहाफिज की हैसियत से उसके दिमाग में 8 घंटे तक रहने वाला था। उससे पहले जे काफू ने एक बार फिर उसके दिमाग में जाकर महसूस किया कि जे सामू नहीं है। वह शायद थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से चला गया था। उसने आवाज़ और लबो लहजा बदल कर कहा, मोना मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मोना ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा लहजा वो नहीं है। मैं सामू के बदले हुए लबो लहजे को पहचानती हूँ। बेशक तुम उसे पहचानती हो, लेकिन मुझे भी पहचान लो। मैं तुम पर बुरी तरह मर मिटा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम सामू के साथ जिंदगी गुजारो। वहां से चली आओ। बकवास मत करो। अगर तुम मुझे दिलो जान से चाहते तो कभी खुदकुशी करने पर मजबूर ना करते। मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। मैंने खुदकुशी करने का एक ड्रामा प्ले किया था। मैंने ही केमिस्ट के जरिए गोलियां तब्दील कर दी थी। अगर चाहता तो तुम ख्वाबावर गोलियां खाकर अब तक मर चुकी होती, लेकिन मेरी ही मोहब्बत के बायस जिंदा हो। उस वक्त जे सामू मोना के दिमाग में खामोश था और अपने एक अनजाने दुश्मन की बातें सुन रहा था। उसने फौरन ही जे फ्लो को मुखातिब किया और कहा, फौरन मोना के दिमाग में आओ। फिर वो जे काफू के दिमाग में पहुंचा। क्योंकि वो सब योगा के मारे थे, दिमाग में आने वाली सोच की लहरों को फौरन ही महसूस कर लेते थे। जे काफू ने सोच की लहरों को महसूस किया, फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सामू को यह पता नहीं चलने दिया कि वह भी मोना के दिमाग में मौजूद था। उसने पूछा, कौन है? मैं जे सामू बोल रहा हूँ। फौरन मोना के दिमाग में आओ। दुश्मन उसके दिमाग में बोल रहा है। चलो मैं आ रहा हूँ। वो सब मोना के दिमाग में आए। जे काफू लबो लहजा बदलकर फिर बोलने लगा, मोना तुम या तुम्हारा सामू या उसके टेलीपैथी जाने वाले साथी कभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं उन आज़ाद ख्याल ख्वानी करने वालों में से हूँ जो अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारे हैं। जे सामू ने कहा, तुम कौन हो? अभी मोना के दिमाग से ना जाना, हमसे बातें करो। तुम मेरी मोना के पीछे क्यों पड़ गए हो? उसने जवाब का इंतजार किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जे फ्लो ने कहा, यहाँ सिर्फ सामू नहीं, हम तीनों साथी मौजूद हैं और मोना की हिफाजत करते रहेंगे। तुम बताओ कौन हो? जे काफू ने दुश्मन का लबो लहजा बदलकर अपने लबो लहजे में कहा, मैं जे काफू बोल रहा हूँ। तुमने मेरे 2 साथियों की आवाज़ सुनी और अब मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लेकिन यह सब हमारा बदला हुआ लबो लहजा है। तुम्हारे अच्छे भी हमारे दिमागों तक नहीं पहुंच सकेंगे और ना ही तुम कभी मोना को नुकसान पहुंचा सकोगे। जवाब में दूसरी तरफ से खामोशी रही। वो दुश्मन जवाबन कुछ नहीं कह रहा था। भला कैसे कहता? क्योंकि जे काफू ही डबल रोल प्ले कर रहा था। अब वो दुश्मन का नहीं दोस्त का रोल अदा करते हुए दुश्मन को चैलेंज कर रहा था कि वो खुद को बेनकाब कर दे, वरना वो मोना को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और हर लम्हा उसकी हिफाजत करते रहेंगे। जे सामू और जे फ्लो ये देख रहे थे कि उनका दोस्त जे काफू मोना के दिमाग में मौजूद है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हीं की मौजूदगी में लबो लहजा बदल कर बोल रहा था। वो तीनों बड़ी देर तक मोना के दिमाग में रहे और इंतजार करते रहे कि दुश्मन किसी न किसी वक्त ज़रूर बोलेगा, लेकिन वह बिल्कुल खामोश हो गया था। अपनी ऐसी हरकतों से जाहिर कर रहा था कि वो उन तीनों में किसी की मौजूदगी में बोलना नहीं चाहता। जब उनकी गैर मौजूदगी का यकीन हो जाएगा तो फिर वो उसको परेशान करेगा। फिर जे काफू ने कहा, सामू और फ्लो तुम दोनों मोना के दिमाग से वापस आओ, मैं तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो दोनों उसके दिमाग में चले आए। सामू ने पूछा, क्या बात है? हमें एक लम्हे के लिए भी मोना को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। जे काफू ने कहा, मैंने कुछ सोच समझकर तुम दोनों को मोना के दिमाग से बाहर निकाला है। उसने मेरी ये बात सुनी होगी और यह समझ गया होगा कि हम तीनों मोना के दिमाग से निकल आए। अब फिर मोना के दिमाग में चलो, लेकिन बिल्कुल खामोश रहो। उसे यही तासुर दो कि हम उसके दिमाग में नहीं हैं। जे फ्लो ने कहा, बहुत अच्छी चाल है, आओ हम फिर उसके दिमाग में चलते हैं। वो तीनों मोना के दिमाग में आए। जे काफू ने उसके दिमाग में पहुंचते ही उसे एक तरफ जाने पर मजबूर किया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक चलती हुई एक स्टोर की तरफ आई। वहाँ बहुत सा पुराना सामान पड़ा हुआ था। वहाँ से उसने एक लंबी सी रस्सी निकाली, फिर इसे लेकर अपने कमरे में आई। मेज़ को खींचकर शैतीर के नीचे रखा, फिर एक कुर्सी उठाकर मेज़ पर रखी। इसके ऊपर चढ़कर रस्सी के एक सिरे को शैतीर से बांधने लगी। इससे साफ जाहिर था कि वह दुश्मन उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे। ऐसे वक्त सामू ने कहा, ए मोना तुम क्या कर रही हो? जे फ्लो ने कहा, हम तुम्हारे दिमाग में रहने वाले दुश्मन को मुखातिब कर रहे हैं। उसे मालूम होना चाहिए कि हम मोना को खुदकुशी करने नहीं देंगे। वो अपने गले में फंदा नहीं डालेगी, लेकिन दुश्मन को हमसे बात करना चाहिए। कोई जवाब नहीं मिला। जे सामू ने कहा, तुम मोना से मोहब्बत का दावा करते हो। ये कैसी मोहब्बत है कि उसे मार डालना चाहते हो? जे काफू ने मोना की जुबान से कहा, हाँ मैं दुश्मन हूँ, लेकिन इसे जान से मारना नहीं चाहता, इसे दिलो जान से चाहता हूँ। सामू, अगर तुम इसे मोहब्बत करते हो, इसकी सलामती चाहते हो, तो इसे मेरे हवाले कर दो। मैं जिंदगी भर मोना को खुश रखूंगा, दुनिया जहान की दौलत इसके कदमों में ला कर डाल दूंगा। जे सामू ने कहा, बकवास मत करो, मोना मेरी और मेरी रहेगी, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तुम बेवकूफ़ हो, क्या दिन रात के एक एक लम्हे में इसकी हिफाजत कर सकोगे, या तुम्हारे साथी हिफाजत कर सकेंगे? मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इसे हलाक कर डालूंगा। ये अगर मेरी नहीं होगी तो तुम्हारी भी नहीं रहेगी। मैं जा रहा हूँ।
फिर किसी वक्त अपनी मोना के दिमाग में आऊँगा। जेकाफू ने मोना के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। मोना एकदम से चौंक कर खुद को मेज़ और कुर्सी के ऊपर खड़ा देख रही थी और रस्सी के फंदे को भी हैरानी से तक रही थी। जे सामू ने कहा, संभल कर नीचे उतर जाओ, वह दुश्मन तुम्हें खुदकुशी की तरफ ले जा रहा था, हमने फिर तुम्हें बचा लिया है। वो कुर्सी से उतरकर मेज़ पर आई, फिर मेज़ से उतरकर फर्श पर खड़ी हो गई। सर उठाकर छत की शहतीर को देखने लगी जहां रस्सी बंधी हुई थी। फिर वो परेशान होकर बोली, सामू ये क्या हो रहा है? मैं समझ रही हूँ कि वो दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बार बार खुदकुशी की तरफ ले जा रहा है और तुम ये तासुर दे रहे कि वो जब चाहे मुझे हलाक कर सकता है। जेकाफू ने कहा, मैं भी यही समझ रहा हूँ। वो मोना की जान लेना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के ड्रामे करता रहेगा और जे सामू के साथ हम दोनों साथियों को भी जहनी परेशानी में मुब्तला करता रहेगा। मैं सामू और फ्लो से कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मोना के दिमाग से निकल आओ, मैं ज़रूरी बातें करूँगा। वो दोनों फिर मोना के दिमाग से निकलकर जेकाफू के दिमाग में पहुंचे। वो बोला, मोना ने हमसे ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, हमसे ज़्यादा तजुर्बात नहीं रखती है, इसके बावजूद वो समझ रही है कि दुश्मन हम तीनों को परेशान कर रहा है और मैं कहता हूँ कि वो इस तरह परेशान करने के बहाने हमारी कोई ना कोई कमज़ोरी पकड़कर हम तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहा होगा। जे फ्लो ने कहा, मेरा जहन भी यही कहता है, दुश्मन कोई गहरी चाल चल रहा है। हो सकता है उसे मोना से वो मोहब्बत ना हो जिसका वो इजहार कर रहा है, उसने सिर्फ मोना को अपनी आलाकार बनाया होगा। हमारा दोस्त जेकाफू बहुत पहले से हम दोनों को समझाता आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर किसी औरत को नहीं आना चाहिए। जे सामू ने कहा, यार फ्लो, तुम्हारी ज़िंदगी में रीटा आई थी, अब वो नहीं रही, इसलिए तुम भी यही कह रहे हो। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो, अगर रीटा जिंदा होती और तुमसे कहा जाता कि उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो या खुद उससे दूर हो जाओ, तो क्या तुम राज़ी हो जाते? जे फ्लो ने कहा, दिल के मामलात में अकल काम नहीं आती, तुम दुरुस्त कहते हो। रीटा जिंदा होती तो मेरे लिए भी बड़ा मसला होता, लेकिन अब वो नहीं है तो अकल काम कर रही है और अकल यही कहती है कि अपनी सलामती के लिए और कम अज़ कम मोना को जहनी परेशानियों से निजात दिलाने की खातिर उससे ज़्यादा दूरी लाजमी है। जे सामू ने कहा, इसका मतलब यह है कि मैं मोना को अपने से दूर कर दूं ताकि वो दुश्मन उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे अपनी तरफ माइल करे और अपनी महबूबा और शरीके ही हाथ बना ले। तुम ये देखो कि तुम्हारी और हमारी सलामती किस में है। हम टेलीपैथी की दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करें। क्या तुम चाहते हो कि सिर्फ एक मोना की वजह से हमारी तमाम कामयाबियों पर पानी फिर जाए? ये दुश्मन बड़ी चालाकी से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम इसे इसकी कोशिशों में कामयाब होने दोगे? क्या ये चाहोगे कि वो हम तीनों तक पहुंच जाए, हमें ट्रैप करे और फिर हमारे ज़रिए ट्रांसफार्मर मशीन पर और अमरीकी अकाबरीन पर और उनके टेलीपैथी जानने वालों पर कब्जा जमा ले और हम उसके गुलाम बन जाएं? सामू, अकल से काम लो। एक औरत की खातिर अपने साथ हमें भी खतरात से दो चार ना करो। इतनी बड़ी कामयाबियों को मिट्टी में ना मिलने दो। जेकाफू ने कहा, जे फ्लो, तुम इतना कुछ कह रहे हो, मैं तो कुछ कहता भी नहीं क्योंकि मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ। अब मैं कहूँगा तो सामू मुझे अपना दुश्मन समझेगा। सामू ने कहा, यार ऐसी बातें ना करो, हमने पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई राय कायम नहीं की, फिर आज कैसे तुम में से किसी को दुश्मन समझ लूँगा? जेकाफू ने कहा, यार फ्लो, हमने दोस्ती का हक अदा किया है। जे सामू को जिस कदर समझाना था समझा चुके हैं, अब इस सिलसिले में बहस नहीं करेंगे। सामू को इसके हाल पर छोड़ दो, इसे फैसला करने दो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जो भी फैसला करेगा हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। जे फ्लो ने कहा, अगर ये मोना के हक में फैसला करेगा और उसी से चिपका रहना चाहेगा तो क्या हम भी इसके साथ तबाह बर्बाद हो जाएंगे? जेकाफू ने कहा, बेशक हमारी दोस्ती का यही तकाजा है, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। अगर ये हमें अपने साथ डुबोना चाहता है तो हम हंसी खुशी इसके साथ डूब जाएंगे, लेकिन इसे फैसला करने की मोहलत दो, आज़ादी दो, और जब तक ये अपना फैसला ना सुनाए इसके मामले में कोई मदाखलत ना करो। वो तीनों दोस्त एक बंगले में रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मोना के मामले में हर पहलू पर गुफ्तगू कर चुके थे। अब उन्होंने सामू को अपने तौर पर फैसला करने के लिए छोड़ दिया और वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। जे सामू ड्राइंग रूम में बैठा सोचता रह गया। उसे 8 घंटे तक मोना की हिफाजत के लिए उसके दिमाग में रहना चाहिए था। अब 1 घंटा और रह गया था। उसे ड्राइंग रूम में जिस्मानी तौर पर रहकर ज़हनी तौर पर मोना के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो सोच रहा था कि अपने साथ जेकाफू और जे फ्लो को भी डुबो दे। बेशक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल हुई थी। क्या दुश्मन को मौका दिया जाए कि वो मोना के ज़रिए उन सबके दिमागों में पहुंचकर अब तक की तमाम कामयाबियों का सेहरा अपने सर बांध ले और वो उसके गुलाम बन जाए? वो सोचने लगा, अगर ऐसा होगा तो तीनों दोस्त तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मोना का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि दुश्मन उसे ट्रैप कर चुका होगा, उसे अपनी महबूबा या शरीक हयात बना चुका होगा, या काम निकालने के बाद मोना को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुका होगा। उसका जो कुछ भी होगा तो वो तनहा फ़ायदे में या नुकसान में रहेगा, लेकिन वो तीनों दोस्त हर हाल में तबाह हो जाएंगे। वो कल से सोच रहा था तो हकीकत समझ में आ रही थी, लेकिन दिल कभी कभी मोना के लिए मचल रहा था। तड़प तड़प कर कह रहा था, मोना को कैसे छोड़ दें। वो ड्राइंग रूम से चलता हुआ अपने कमरे में आया, फिर बिस्तर के सिरे पर बैठकर मोना के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि वो अब अपने बंगले में नहीं है,
एक छोटी सी अटैच में अपना ज़रूरी सामान रखकर एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही है। वो अपने बिस्तर पर बैठा बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मोना के ख्यालात कह रहे थे कि वो खुद नहीं जानती कि कहाँ जा रही है, जिसका मतलब यही था कि दुश्मन उसे घेर के कहीं ले जा रहा है, और अगर मदाखलत की जाए तो दुश्मन पहले की तरह अपने इरादों में नाकाम होकर खामोशी इख्तियार कर लेगा, मोना को फिर आर्जी तौर पर छोड़ देगा। लेकिन जे सामू और उसके साथियों के गाफिल होते ही फिर उसे घेरने की कोशिश करने लगेगा, और ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा। जे सामू फिर मोना के दिमाग में पहुंचा। इस वक्त वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। एक काउंटर पर रूम जाने के लिए टिकट ले रही थी। सामू के दिल ने कहा इसे रोक दिया जाए, दिमाग ने कहा नहीं, इसे जाने दिया जाए। वो बिस्तर से उतरकर बेचैनी से टहलने लगा। फिर उसने सरहाने की दराज खोलकर एक शीशी निकाली, उसमें ख्वाबावर गोलियां थी। उसने 2 गोलियां निकाली। फिर कमरे से बाहर आकर फ्रिज खोलकर उसमें से पानी निकाला। जे फ्लो भी पानी पीने आया था। उसने पूछा, ये तुम कौन सी गोलियां खा रहे हो? जे सामू ने उसे 2 गोलियां दिखाते हुए कहा, परेशानी की बात नहीं है, ये ख्वाबावर गोलियां, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं गहरी नींद सो जाऊंगा, इस दुनिया से गाफिल हो जाऊंगा, फिर ये नहीं मालूम होगा कि तकदीर मेरे साथ क्या कर रही है। ये कहकर उसने 2 गोलियां निगलकर पानी पी लिया। खाली गिलास को डाइनिंग टेबल पर रखा। फिर वहां से सर झुकाकर चलता हुआ अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। जे फ्लो ने जे काफू के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजे को खोलकर जे फ्लो को देखा, फिर कहा, आओ, क्या बात है? जे सामू बहुत परेशान है, उसने नींद की 2 गोलियां खाई और सोने गया है। ये अच्छा है, उसे सोने दो, वो कभी सोएगा कभी जागेगा, अपने दिल पर जबर करेगा, दिमाग की बातें मानता रहेगा तो मसला हल हो जाएगा। ये बात उसकी समझ में आ जाएगी कि दुश्मन मोना को हर हाल में घेरेगा, और जब मोना उसकी हो जाएगी तो फिर एक पराई औरत के लिए अपने साथ अपने 2 साथियों की बेहतरी के लिए अकल से सोचेगा। जे फ्लो ने कहा, हाँ, इस तरह वो अकल से सोचता रहेगा तो मोना से दूर रहने के फैसले पर अमल करता रहेगा। बहरहाल हमें सोना चाहिए, रात बहुत गुजर चुकी है। जे फ्लो वहां से अपने बेडरूम में चला गया। जे काफू ने दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर मोना के दिमाग में पहुंचा। वो एक त्यारे में सफ़र कर रही थी। उसने अजनबी दुश्मन बनकर मोना को वहां से जाने पर मजबूर किया था, फिर उसके दिमाग से चलाया था। उसके दिमाग से निकलने के बाद मोना को वहां से नहीं जाना चाहिए था, अपने होशोहवास में रहना चाहिए था, और वो होशोहवास में थी, लेकिन खुद ये फैसला कर चुकी थी कि सामू की और उसके साथियों की बेहतरी के लिए उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मोहब्बत ये नहीं है कि सामू जैसे चाहने वाले को मुसाब में गिरफ्तार किया जाए और उसके लिए खतरात पैदा किए जाएं। ये काफू उसके ख्यालात पढ़कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर वो 2 घंटे बाद उसके दिमाग में पहुंचा तो वह रूम पहुंच चुकी थी और एक होटल में सोने के लिए जा रही थी। जे काफू अपने बेडरूम से निकलकर जे सामू के बेडरूम के सामने आया। दरवाजे के हैंडल को घुमाकर देखा, वो खुला हुआ था। उसने दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर देखा। जे सामू गहरी नींद सो रहा था। ख्वाबावर गोलियां असर दिखा रही थी। अब वो सुबह से पहले बेदार होने वाला नहीं था। वो अपने बेडरूम में आ गया। दरवाजे को अंदर से बंद करके एक सोफे पर आराम से बैठने के बाद मोना के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वह बिस्तर पर चारों शाने चित लेटी हुई अपने सामू के बारे में सोच रही थी और उसे दिमाग से निकालना भी चाहती थी। उस वक्त जे काफू ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। टेलीपैथी के जरिए उसे थपक थपक कर सुलाया, फिर उस पर तनवीमी अमल करने लगा। इस वक्त इस बात का अंदेशा नहीं था कि जे सामू और जे फ्लो मोना के दिमाग में आएंगे। ये इत्मीनान हो चुका था कि दोनों साथी सो रहे हैं। वे एक साथी जे फ्लो को औरत से निजात दिला चुका था और अब जे सामू को मोना से निजात दिलाने के लिए उस पर तनवीमी अमल करने लगा। उसके ज़हन से सामू का नाम और उसके साथ गुजारे हुए तमाम लम्हात को मिटाने लगा। उसने सामू के हवाले से उसकी याददाश्त को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया। फिर उसके ज़हन में दूसरा लब लहजा नक्श किया ताकि उसका दिमाग लॉक हो जाए और फिर कभी जे सामू उसके दिमाग में पहुंचना चाहे तो कभी ना पहुंच पाए। उसने अमल करने के बाद मोना को तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। यह तय था कि दूसरे दिन जब वो बेदार होगी तो एक नई मोना होगी, जे सामू को भूल चुकी होगी। जे सामू उसके दिमाग में कभी नहीं जा सकेगा, लेकिन वो मोना पर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहता था कि वो दर बदर की होकर रह जाए। उसने फैसला किया था कि दूसरे दिन उसे किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा दिलाएगा और वहां जाने पर माइल करेगा। जब वो दूसरे मुल्क में पहुंच जाएगी तो उसके पास वहां इतनी दौलत पहुंचा देगा कि वो किसी की मोहताज नहीं रहे, अपने तौर पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारती रहे। उसने अपने दोनों साथियों की सलामती के लिए 2 औरतों पर जुल्म किया था। रीटा को मजबूरन हलाक किया था, लेकिन मोना के साथ रियायत की थी। वो जो कुछ भी कर रहा था अपने साथियों की भलाई के लिए। आइंदा ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए अमरीकी काबरीन और तमाम अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों पर हुकूमत करने वाला था। हम चीन पहुंच गए। मेरे साथ बाबा साहब के इदारे का ज़हीन सुराग रसां अहमद जुबैरी था और जनाब अब्दुल्ला वास्ती हमारी रहनुमाई के लिए आए थे। हमारे मेज़बान हम एयरपोर्ट से सीधे ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में ले गए थे। वहाँ एक कमरे में हमारे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया। हमने वहाँ कुछ खाया, फिर कॉफ़ी पी। मुझसे पहले मेरी शौहरत वहाँ पहुँच गई थी। बाबा साहब के इदारे की जानिब से मेरे कारनामों की तफसीलात बयान कर दी गई थी। वो इस हवाले से मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे और हैरानी ज़ाहिर कर रहे थे
कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह अजीबोगरीब हालात से और मुसाइब से गुजरता आया हूँ। चीनी फ़ौज का एक आला अफसर इस बात पर खुश हो रहा था कि हम अमेरिका की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं। हम वहाँ से बहुत वसीरीज कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। इसे द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स कहा जाता है। वहाँ वाम को अपने मुल्क और कौम और सियासी हालात पर खुलकर बोलने की आज़ादी है, इसलिए इस हॉल को द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स कहा जाता है। वहाँ सियासी और समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात बैठी हुई थी। एक ओहदेदार ने हमारी आमद पर इस्तकबालिया तकरीर करते हुए कहा, दुनिया की तारीख में यह पहला मौका है कि हमने किसी मुल्क से कोई सियासी मुआहदा नहीं किया, बल्कि एक इदारे से दोस्ती का मुआहदा किया है। इस इदारे को बाबा फरीद वास्ती का इदारा कहा जाता है। इस इदारे के एक मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने हज़ारों मील का सफ़र तय करके मिस्टर फरहाद अली तैमूर और मिस्टर अहमद ज़ुबैरी के साथ यहाँ आने की जहमत गवारा की है। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी और जनाब अब्दुल्ला वास्ती जैसे बेशुमार बुजुर्ग पिछली निसफ सदी से कई नस्लों को तहज़ीब व इखलाक और नेक और पाकीज़ा ख्यालात का दरस देते आए हैं। इस इदारे के तलबा और तालबात रूहानियत के अलावा तिब और साइंस की जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करते रहते हैं। इस इदारे में कोई जंगजू फ़ौज नहीं है, वहाँ सिर्फ अलूम हासिल करने वालों की फ़ौज है। वह फ़ौज अपने हाथों में हथियार नहीं रखती, अपने दिमागों में अलूम का ख़जाना रखती है। इस ख़जाने से कभी खून खराबे वाली बात नहीं की गई। बड़े बड़े सुपर पावर कहलाने वाले मुल्कों ने जब भी इस इदारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, जवाब में खुद उन्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका ने वियतनाम में बरसा बरस तक जंग जारी रखी, लेकिन वहाँ अपना तसल्लुत कायम ना रख सका। शिकस्त खाकर उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन वो एशियाई ममालिक पर मुसल्लत रहने की ख्वाहिश से बाज नहीं आ रहे। अब थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस वगैरह में किसी न किसी बहाने से अपनी फ़ौजें उतारना चाहते हैं। ऐसे वक्त बाबा साहब के इदारे से हमारी दोस्ती का मुआहदा हो चुका है और आप अब इस बात को पूरे यकीन से नहीं समझ पाएंगे कि ये एक इदारा और ये हमारे 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने अंदर कैसी क़ुव्वत रखते हैं कि उनकी यहाँ आमद से ही अमेरिका और दूसरे ममालिक में खलबली सी पैदा हो गई है। उनके पास एक बहुत ही ख़तरनाक हथियार है जिसे टेलीपैथी कहते हैं। इस टेलीपैथी के सामने एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की भी कोई हैसियत नहीं रही है। कहते हैं कि 21वीं सदी में कंप्यूटर के ज़रिए जंग लड़ी जाएगी और स्टार वार्स के सिलसिले में भी पेशगोई की जा रही है, लेकिन टेलीपैथी के सामने बड़ी बड़ी जंगी तैयारियां खाक में मिल जाएंगी। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी और बाबा साहब के इदारे के तमाम अफराद ने हमारे साथ बेमिसाल दोस्ती का सबूत दिया है और सबूत के तौर पर हमें टेलीपैथी का हथियार दे रहे हैं। ये सुनते ही तमाम हाजरीन तालियां बजाने लगे। वहाँ के ओहदेदार ने कहा, मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए जनाब अब्दुल्ला वास्ती से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारी दोस्ती के मुआहदे पर अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करें। शुक्रिया। हाजरीन तालियां बजाने लगे। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने स्टेज पर आकर माइक के सामने हाजरीन को सलाम किया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कलाम पाक की एक आयत की तिलावत की। उसके बाद फरमाया, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना हो तो अलूम का ख़जाना हासिल करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आज हम अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदायत के मुताबिक यहाँ अलूम हासिल करने के लिए भी आए हैं और अपनी तरफ से भी अलूम का तोहफ़ा लाए हैं। हाजरीन तालियां बजाने लगे। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने कहा, टेलीपैथी का इल्म खुदा की रज़ा से हासिल होता है या शैतान के शर से हासिल किया जाता है। दुनिया के हर मुल्क में ज़िंदगी के हर शोबे में खैर और शर की जंग जारी रहती है। टेलीपैथी की दुनिया में भी एक अरसे से ये जंग जारी है और हमारी तवील जद्दोजहद ये साबित कर रही है कि हम हमेशा शर पर गालिब आते रहे हैं। एक तवील सब्र आज़मा इबादत और रियाजत के बाद टेलीपैथी का इल्म हासिल होता है। इबादत और रियाजत के दुश्वार गुजार मराहिल से बहुत कम लोग गुजरने का हौसला रखते हैं, इसलिए टेलीपैथी के इल्म जानने वालों की तादाद बहुत कम है। लेकिन जब से ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की गई है, तब से टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज पैदा होती जा रही है। इतनी बड़ी दुनिया में ये ट्रांसफार्मर मशीन सिर्फ 2 जगह है, एक अमेरिका में और दूसरी हमारे बाबा साहब के इदारे में। इस बात पर सब खुश होकर तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा, अमेरिका में कई बार ये मशीन तैयार की गई और कई बार हमने इसे तबाह कर दिया। इस बात पर फिर तालियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। उन्होंने कहा, जमहूरिया चीन से हमारा दोस्ती का मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के मुताबिक हमने वादा किया कि आपकी फ़ौज के कई अफसरान और गैर मामूली जहानत रखने वाले जवानों को हम टेलीपैथी का इल्म सिखाएंगे। ये सुनते ही सब उठकर तालियां बजाने लगे। फिर वो मज़ीद खुशाइंद बातें सुनने के लिए बैठ गए। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने कहा, जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया था, हमारी दुनिया में खैर व शर की जंग जारी रहती है। हमने खैर के लिए दोस्ती का मुआहदा किया, लेकिन शर आड़े आने लगा। हुकूमत फ़्रांस ने चीनी बाशिंदों का दाखिला अपने मुल्क में ममनू करार दिया ताकि यहाँ से आपके ज़हीन अफराद हमारे इदारे में जाकर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी के इल्म हासिल न कर सकें। इस बात पर हाजरीन शेम शेम कहने लगे। उन्होंने कहा, आप खामोश हो जाएं। आपके शेम शेम कहने से बेहिस लोगों को कभी शर्म नहीं आएगी। शैतान एक रास्ता बंद करता है, अल्लाह ताला की दी हुई जहानत 1000 रास्ते बनाने की तदाबीर समझाती है।
हमने एक नया रास्ता निकाला है। आपसे दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिसके बारे में अभी ना आप सोच सकती हैं, ना सुपर पावर, ना दूसरे बड़े ममालिक कभी इस बात की तवक्को कर सकती हैं। और वो बात और वो रास्ता ये है कि जिस ट्रांसफार्मर मशीन तक जाने के लिए आपके ज़हीन अफराद को रोका गया है, हम उस ट्रांसफार्मर मशीन को यहाँ आपके मुल्क में ला रहे हैं। ये बात सुनते ही तमाम हॉल के अफराद उछल कर खड़े हो गए, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। बैक आवाज़ होकर लॉन्ग लिव द इंस्टीट्यूट ऑफ बाबा वास्ती और लॉन्ग लिव जनाब असदुल्ला तबरेज़ी के नारे लगाने लगे। फिर एक आला ओहदेदार ने स्टेज पर आकर दोनों हाथ उठाकर खामोश रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सभी अपनी जगह बैठ गए। वहाँ खामोशी छा गई। वो सब जनाब अब्दुल्ला वास्ती की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन साइज़ में बहुत बड़ी होती है, उसे राजदारी से यहाँ नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमारा एक माहिर यहाँ आ रहा है। वो आपके माहिरीन के ताउन से ट्रांसफार्मर मशीन यहाँ तैयार करेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारा जो माहिर यहाँ आ रहा है उसके रास्ते में कदम कदम पर बड़े ही खतरनाक जाल बिछाए गए हैं। हमारी दुआ है कि वह इन तमाम जालों को नाकारा बनाता हुआ यहाँ पहुँच जाए। उसके आने के बाद ही हमें इत्मीनान होगा कि हम आपके साथ दोस्ती का अमली सबूत दे रहे हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। हाजरीन तालियां बजाने लगे। जनाब अब्दुल्ला वास्ती मेरे पास आकर बैठ गई। आला ओहदेदार ने माइक के सामने आकर कहा, अभी हमने जनाब अब्दुल्ला वास्ती की ज़ुबान से जो कुछ सुना वो हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। हम तो क्या वाकई सुपर पावर और दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक कभी ये सोच भी नहीं सकते कि बाबा साहब के दायरे के सच्चे और खरे मुसलमान अपनी दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं की। कोई इतना फराख दिल नहीं होता कि अपनी ताकत का सरचश्मा हमारे घर ले आए, लेकिन जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी और बाबा साहब का दायरा जिस चौंका देने वाली दोस्ती का सबूत पेश कर रहा है उसे हम और हमारी आइंदा नस्लें हमेशा याद रखेंगी। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम किन अल्फाज में अपनी एहसानमंदी का इजहार करें। हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। हम फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि हमारी और बाबा साहब के दायरे की दोस्ती क़यामत तक रहेगी। हाजरीन बार बार तालियां बजाकर अपनी मुसर्रतों का और अपने दिली जज्बात का इजहार कर रहे थे। फिर उस आला ओहदेदार ने मेरा तारुफ करवाया, मेरे बारे में तारीफ़ी कलमात अदा किए। फिर कहा, हाजरीन आपने टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि टेलीपैथी का अमल और रद्द अमल क्या होता है। मैं फरहाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिले में आपको कुछ बताएं। प्लीज़ मिस्टर फरहाद अली तैमूर, आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं तालियों की गूंज में स्टेज पर आया। फिर माइक के सामने कहने लगा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने देखा है कि मेरे यहाँ आने से पहले मेरे कारनामों के सिलसिले में किताबचे शाया हुए हैं और उन्हें अवाम में तकसीम किया गया है। इन किताबचों को पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी की तवील जद्दोजहद और तमाम दास्तान किस्सा कहानी वाली बात लगी होगी। जब तक किसी अजीबोगरीब और गैर मामूली बात का अमली मुजाहरा ना हो उस वक्त तक वो बात एक अफसाना ही लगती है। अगर आप टेलीपैथी का अमली मुजाहरा देखना चाहते हैं तो आप में से कोई अपनी जगह से उठकर मुझे मुखातिब करे, मुझसे कोई सवाल करे। एक शख्स ने अपनी जगह से उठकर कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मैं नेशनल प्रेस ऑफ रिपब्लिक चाइना का डायरेक्टर जनरल हूँ। मैंने सुना है कि टेलीपैथी जानने वाले किसी के दिमाग में भी घुस आती हैं। क्या आप मेरे दिमाग में आकर मुझसे बातें कर सकती हैं? दूसरे लम्हे में मैं उसके अंदर पहुँच गया। मिस्टर, आपने अपना ओहदा बताया लेकिन नाम नहीं बताया। इसके बावजूद मैं आपके दिमाग में इस तरह घुस आया हूँ जैसे कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस आता है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? वो हैरानी से अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, हाँ मिस्टर फरहाद अली तैमूर, इस वक्त मेरे दिमाग में बोल रहे हैं, मैं इनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मैंने पूछा, दूसरे कैसे यकीन करेंगे कि मैं आपके दिमाग में हूँ? एक दूसरे शख्स ने अपनी जगह उठकर कहा, बेशक। NPRC के डायरेक्टर जनरल ने इतराफ़ किया है कि वो अपने दिमाग में मिस्टर फरहाद अली तैमूर की बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमें भी इस बात का यकीन होना चाहिए। मैंने कहा, सिर्फ आपको नहीं, तमाम हाजरीन को भी यकीन हो जाएगा। पहले आप हाजरीन के सामने मेरे इस सवाल का जवाब दें कि आप मुस्तकिल मिजाज हैं या नहीं। उसने कहा, मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ, जो फैसला कर लेता हूँ हमेशा उस पर कायम रहता हूँ। मैंने कहा, अभी आप सबके सामने ये फैसला सुनाएं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा आप उस पर अमल नहीं करेंगे, किसी हाल में भी मेरे किसी हुक्म की तामील नहीं करेंगे। उस शख्स ने बड़े एतमाद से कहा, मैं तमाम हाजरीन के सामने यह फैसला सुनाता हूँ कि मैं मिस्टर फरहाद अली तैमूर के किसी हुक्म की तामील नहीं करूँगा। मैं थोड़ी देर तक सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। उसके चोर ख्यालात पढ़ता रहा। फिर कहा, मिस्टर, हमारी दुनिया में सभी किसी न किसी के दोस्त और किसी न किसी के दुश्मन होते हैं। आप भी किसी को अपना दुश्मन समझते हैं और जिससे दुश्मन समझते हैं वो इसी हॉल में मौजूद है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो परेशान हो गया। वो किसी के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो एक शख्स को अपना दुश्मन समझ रहा है, जबकि वो दुश्मन है। उसकी दुश्मनी का कोई सबूत उसके पास नहीं है। उस शख्स ने कहा, आप दुरुस्त कहती हैं, हमारी दुनिया में कोई किसी का दोस्त है और कोई किसी का दुश्मन। अगर मेरा भी कोई दुश्मन है तो मैं उसकी निशानदेही नहीं करूँगा, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपने इनका फ़ैसला सुन लिया है। अब मैं जो हुक्म दूंगा ये अपने फ़ैसले के मुताबिक उस पर अमल नहीं करेंगे,
लेकिन मैं आप सबके सामने हुक्म दे रहा हूँ कि अपनी जगह से आगे बढ़ेंगे और अपने दुश्मन के पास जाकर उससे मुसाफिया करें। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। दूसरे ही लम्हे में मैं उसके दिमाग पर गालिब आ गया। वो उसी वक्त मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जगह से आगे बढ़ता हुआ वहाँ से चलता हुआ हॉल के हिस्से में पहुँचा। फिर वहाँ बैठे हुए एक शख्स से बोला, मिस्टर चाओशिंग, मैं समझता हूँ कि आप दरे पर्दा मुझसे दुश्मनी करते हैं, लेकिन आपके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन मिस्टर फरहाद अली तैमूर का हुक्म है कि मैं आपसे मुसाफिया करूँ। क्या आप खड़े होकर मुझसे मुसाफिया करेंगे? चाओशिंग नामी शख्स ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया, हाथ बढ़ाकर उससे मुसाफिया करने लगा। हॉल में बैठे हुए तमाम लोग तालियां बजाने लगे। मैंने कहा, मैं मिस्टर चाओशिंग से दरख्वास्त करता हूं कि वो जिससे मुसाफिया कर रहे हैं उससे कुछ गुफ्तगू करें। चाओशिंग ने कहा, तुम मुझे दुश्मन समझते हो, लेकिन मैंने कभी दुश्मनी नहीं की, और इसका सबूत यह है कि तुम्हारे कहते ही मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तुमसे मुसाफिया कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। फिर मैंने कहा, मैं आप दोनों को स्टेज पर आने की जहमत दे रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। वो दोनों वहाँ से चलते हुए स्टेज की तरफ आने लगे। जो शख्स चाओशिंग को अपना दुश्मन समझता था उसका नाम लूची मनर था। वो दोनों स्टेज पर आकर खड़े हो गए। मैंने कहा, मौजूद हाजरीन, ये मिस्टर लूची मिनर है। मिस्टर चाओशिंग को अपना दुश्मन समझते हैं। इन दोनों का ताल्लुक मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से है। इन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। अगर ये दोनों दूसरों से यह हकीकत छुपाते हैं कि इनका ताल्लुक मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से है, तो मुझे ये बात आप सबके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं कहने पर मजबूर हो गया हूँ और इनके ज़रिए एक हकीकत सामने लाना ज़रूरी समझता हूँ। लिहाजा मैं मिस्टर लूची से दरख्वास्त करता हूँ कि वह सबके सामने हकीकत बयान करें कि वह मिस्टर चाओशिंग को क्यों अपना दुश्मन समझते हैं। लूची ने कहा, मैं पूरे 12 बरस से मिलिट्री सीक्रेट सर्विस में मुलाजमत कर रहा हूँ और वहाँ एक जिम्मेदार और वफादार सुराग रसां समझा जाता हूँ। मैंने कहा, पूरे 12 साल से नहीं बल्कि 12 बरस 4 माह से मुलाजमत कर रहे हैं। चाओशिंग ने कहा, मैं इस इदारे में रिकॉर्ड कीपर हूँ। मिस्टर फरहाद अली तैमूर दुरुस्त कह रहे हैं। मिस्टर लूची 12 बरस 4 माह से मुलाजमत कर रहे हैं। इस बात पर लोग तालियां बजाने लगे। लूची ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ, टेलीपैथी बहुत ही हैरत अंगेज इल्म है। मिस्टर फरहाद हज़ारों मील दूर से आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन पहली मुलाकात में इन्होंने मुझसे कुछ पूछे बगैर मेरा नाम मालूम कर लिया। मैं समझ रहा था मेरी सर्विस को 12 साल हो गए, लेकिन मिस्टर फरहाद ने सही अरसा बताया कि 12 साल 4 माह हो चुके हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं मिस्टर चाओशिंग की दुश्मनी के बारे में बताऊं, लेकिन मैं बताऊंगा तो मेरे पास इस दुश्मनी का कोई सबूत नहीं होगा। फिर भी मिस्टर फरहाद अली तैमूर के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ। उसने कहने से पहले सर घुमाकर मेरी तरफ देखा, फिर हाजरीन से मुखातिब होकर बोला, मिस्टर चाओशिंग रिकॉर्ड कीपर हैं। उस रिकॉर्ड रूम में इनके अलावा इनके 2 मातियत जाते आती हैं। उस कमरे में उन तीनों के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। इसके बावजूद मिस्टर चाओशिंग मुझ पर मेहरबान हो गए थे। मुझे उस कमरे में बुलाया करते थे। तब मुझे उनकी दोस्ती और मेहरबानी का पता चला। एक दिन इन्होंने मुझसे ऐसा काम लेना चाहा जिसे कोई मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। चाओशिंग ने उसे गुस्से से देखते हुए पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने लूची के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो कहने लगा, हाँ, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन टेलीपैथी के सामने झूठ नहीं बोल सकूंगा। सच यह है कि मैं एक टॉप सीक्रेट फाइल चुराना चाहता था। इतनी बड़ी फाइल वहां से ले जा नहीं सकता था। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं उसकी माइक्रोफिल्म बनाकर ले जाऊं। इसके बाद मैंने चाओशिंग से दोस्ती करनी चाहिए। ये ऐसे तो सबका दोस्त है, लेकिन किसी दोस्त को तो क्या, अपने सगे भाई और अपने बाप को भी रिकॉर्ड रूम में आने की इजाज़त नहीं देता है। मैंने कई बार दोस्त की हैसियत से रिकॉर्ड रूम में जाकर इससे गुफ्तगू करनी चाहिए, तो उसने यही जवाब दिया, बाहर इंतज़ार करो, मैं आकर बात करता हूँ। तब मैंने समझ लिया कि इसके ज़रिए काम नहीं बनेगा। मैंने पूछा, मिस्टर लूची, तुम टॉप सीक्रेट फाइल क्यों चुराना चाहते थे? उसने जवाब दिया, मेरा ताल्लुक मुल्क दुश्मन अनासर से है। मैं अपने मुल्क के अहम राज चुराकर एक दुश्मन मुल्क के सीक्रेट एजेंट को देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर सब दंग रह गए। 4 मुसल्लह जवान एक अफसर के साथ फौजी अंदाज में चलते हुए स्टेज पर आए। फिर वह लूची मिनर के अतराफ खड़े हो गए। वो कह रहा था, मिस्टर फरहाद अली तैमूर मेरे दिमाग में कह रहे हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का अहम राज है। आगे जो भी राज की बातें हैं मैं वो तमाम मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के आला अफसरान के सामने बयान करूंगा। फिलहाल मेरी सज़ा यही है कि मुझे हिरासत में लिया जाए और मेरे इकबाल जुर्म के मुताबिक करार वाकई सज़ा मुझे दी जाए। मैंने लूची की ज़ुबान से कहा, मैं इन कानून के मुहाफिजों की हिरासत में जाने से पहले तमाम मुल्क दुश्मन अनासर से कहता हूँ कि इस मुल्क में टेलीपैथी का हथियार आ गया है। उनकी खैरियत इसी में है कि वो खुद को कानून के हवाले कर दें या जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क से बाहर चले जाएं। अब कोई दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सकेगा। मिस्टर फरहाद अली तैमूर एक एक को चुन चुन कर कानून के हवाले कर देंगे। आर्मी का अफसर अपने मुसल्लह जवानों के साथ लूची मनर को हिरासत में लेकर वहां से जाने लगा। मैंने कहा, मौजूद हाजरीन, अभी जो कुछ हो रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारे यहाँ आने से अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक क्यों परेशान हो गए हैं। मैंने ज़रा खामोश रहकर तमाम हाजरीन को देखा, फिर कहा, लेकिन परेशानियाँ सिर्फ ये नहीं है कि हम टेलीपैथी जानने वाले इस मुल्क की सरहदों के दूसरी तरफ अमरीकी फौजी अड्डा बनाने नहीं देंगे, बल्कि परेशानी ये भी है कि इस मुल्क के अंदर उनकी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को कुचल कर रख देंगे।
मुल्क दुश्मन अनासिर हजार बहरूप में रहकर भी हम टेलीपैथी जानने वालों से छुप कर नहीं रह सकेंगे। मेरी इस बात पर तमाम हाजरीन ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। मैंने कहा, मेरे बारे में यहाँ जो किताबचा छाया हुआ है उसमें मेरे ऐसे ही कारनामों का जिक्र है। मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ चंद घंटों में या चंद मिनटों में दुश्मनों को बेनकाब कर देता हूँ, और कोई शहजोर नाकाबिल शिकस्त दुश्मन हो तो उसे इस कदर शिकस्ता कर देता हूँ कि वह मर जाता है या वो जगह छोड़कर भाग जाता है। फिर तालियों की आवाज़ें गूंजने लगी। मैंने कहा, मैं इस मुल्क के प्रेस से और तमाम इन्फॉर्मेशन मीडिया से कहूँगा कि वो आवाम से गुजारिश करें कि वो खुली हुई आंखें और जागता हुआ ज़हन रखें, अपने अतराफ दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा छुप कर मुझ पर हमले कर दें और मुझको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे अपने खालिक हकीकी अपने अल्लाह ताला पर भरपूर एतमाद है। जब तक उसने मेरी ज़िंदगी लिखी है तब तक मुझे कोई नहीं मार सकेगा। इसके बावजूद मैं आपका और इस मुल्क के अवाम का ताउन चाहता रहूँगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, शुक्रिया। मैं माइक के पास से हटकर स्टेज से जाने लगा। लोग उठकर खड़े हो गए और तालियां बजा रहे थे। उन्होंने अब तक टेलीपैथी के बारे में पढ़ा था या सुना था, आज अपनी आंखों के सामने इसका अमली मुजाहरा देखकर उन्हें इस बात की खुशी थी कि टेलीपैथी जैसा अजीबोगरीब और ख़तरनाक हथियार उनके मुल्क में आ गया है। अब इसकी मौजूदगी में मुल्क दुश्मन अनासिर छुपते फिरेंगे या इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे। और मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में देख रहा था कि दुश्मन आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करते हैं, वो भी खुद को शहजोर समझकर आखिरी वक्त तक मुकाबला करते हैं। गोया मैं चीन आकर भी चैन से नहीं रह सकूंगा। यहाँ भी मेरे दिन और रात जद्दोजहद में गुजरते रहेंगे। एल्पा अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में भी मसरूफ़ रहा करती थी। इसके अलावा उसकी अहम जिम्मेदारी ये भी थी कि वह अमरीकी अकाबरीन में से हर एक के ख्यालात पढ़ती रही। वहाँ के हुकाम और वहाँ के फ़ौजी अफसरान के ज़रिए बहुत से अहम राज मालूम होते रहते थे। एक बार जब उसने ख्याल ख्वानी की तो पता चला 5 अमरीकी अकाबरीन के दिमाग मुकफ़ल हो चुके हैं। उनके टेलीपैथी जानने वालों ने दूसरे चंद अकाबरीन के दिमागों को भी लॉक किया था, लेकिन वो शराब नोशी से बाज नहीं आए, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। एल्पा ये मालूम करना चाहती थी कि उन 5 अकाबरीन के दिमाग क्यों मुकफ़ल किए गए हैं, इसके पीछे क्या राज है। एक तो सीधी सी बात समझ में आने वाली थी, नीलमा से सभी खौफजदा थे, वो किसी के भी दिमाग में घुस आती थी। यूँ देखा जाए तो वो 5 अकाबरीन के मुकफ़ल दिमागों में भी पहुँच सकती थी। अगरचे अब वो फैक्स और अपने मातियतों की मार्फत बातें करते थे, लेकिन नीलमा की तरफ से खतरा बदस्तूर मौजूद था। एल्पा के तजुर्बात कह रहे थे कि कोई बहुत अहम राज छुपाने के लिए उन 5 अकाबरीन ने अपने दिमाग को मुकफ़ल कराया है। उसकी मालूमात के मुताबिक फिलवक्त 2 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले अहम थे, एक लेजी गार्ड और दूसरा कैनीबॉल। उन दोनों को अमरीकी अकाबरीन का एतमाद हासिल था। एल्पा ये जानती थी कि 3J भी अमरीका के काम आते रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान सकती थी कि वो 3J दर पर्दा अमरीका के हुक्मरान बने हुए हैं। इसराइल सीक्रेट एजेंट्स और खुफिया एजेंसी के सुराग रसां वहाँ के ऐसे राजों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे जहाँ एल्पा अब टेलीपैथी के जरिए नहीं पहुँच पा रही थी। वो वक्तन फ़वक्तन अमरीका में रहने वाले यहूदी सुराग रसानों से रब्ता करती रहती थी। इस सिलसिले में वो एक यहूदी सुराग रसां बॉबी स्मिथ के दिमाग में पहुंची। वो ज़हीन फ़र्ज़ शनास और कौम परस्त यहूदी था और इन दिनों एक अमरीकन दोशीज़ा डायना हंटर से इश्क फरमा रहा था। एल्पा ने कहा, बॉबी मैं तुम्हारी फ़र्ज़ शनासी को समझती हूँ, क्या डायना से इश्क करने का कोई ख़ास मकसद है? मैडम, आपको मशीनरी का एक माहिर मकैनिक जैकी हंटर का नाम याद होगा। मैं भूल रही हूँ, मुझे याद दिलाओ। बहुत अरसा पहले एक जजीरे में बड़ी राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की गई थी। तैयार करने वाला यही माहिर मैकेनिक जैकी हंटर था। ओ गॉड, माजी में मैंने एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप किया था, उसके ज़रिए जैकी हंटर के बारे में मालूम हुआ था। क्या डायना उसी की बेटी है? जी हाँ, मैंने बातों ही बातों में डायना से मालूम किया है। इसका बाप जैकी हंटर पिछले 1 माह से किसी खास सरकारी ड्यूटी पर है, दिन रात मसरूफ़ रहता है, घर नहीं आता है। वो फ़ोन के ज़रिए घर वालों से रब्ता करता होगा। डायना को अपने बाप से यही शिकायत है, वो फ़ोन के ज़रिए भी खैर खैरियत मालूम नहीं करता है। 1 माह के दौरान में सिर्फ 2 दिनों के लिए आया था। बीवी बच्चों से हंसता बोलता था, मगर ज़्यादा वक्त स्टडी रूम में गुजारता था। उस कमरे में दर्जनों मशीनों के नक्शे हैं। इन 2 दिनों में वो किसी और मशीन का नक्शा बनाता रहा था। बॉबी, मैंने घर से तक जैकी हंटर को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके स्टडी रूम में कई मशीनों के नक्शे हैं, उनमें ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा भी हो सकता है। यही मैं सोच रहा था और आपका इंतज़ार कर रहा था। आप डायना के ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकती हैं। उसे फ़ोन के ज़रिए कॉल करो, मैं उसकी आवाज़ सुनूंगी। मैडम, वो अपनी क्लास में होगी, वहाँ फ़ोन कॉलें पहुँचाई नहीं जाती। 1 घंटे बाद छुट्टी होगी, वो स्कूल के सामने मुझसे मुलाकात किया करती है। ठीक है, मैं 1 घंटे में आऊँगी। वो बॉबी के दिमाग से चली आई। जेकब रॉबिन ने पूछा, कहाँ पहुँची हुई थी? वो डायना और उसके बाप जैकी हंटर के मुतालिक बताने लगी। जेकब रॉबिन ने कहा, तुमने सुबह से नारंग और भीमा की खबर नहीं ली है। नारंग तो बहुत अकड़ता है, वो हर हाल में मुझसे दुश्मनी करता रहेगा। मैं भीमा के पास जा रही हूँ। जस्ट अ मिनट, तुम्हारी सोफिया जैसी डमी बड़ी मेहनत से तैयार की गई है। तुमने उस मुसलमान अफरीदी के पास उसे क्यों छोड़ दिया? उसे छोड़ा नहीं है, तुम्हें बताया तो था कि नारंग ने दुश्मनी की इब्तदा की है, सोफिया का ब्रेन वॉश किया है।
मेरे तनवीमी अमल और तुम्हारे काले जादू के असरात से उसे निजात दिलाई है। वो आज़ाद होते ही दलेर आफरीदी के साथ कहीं गुम हो गई है। गुम होने से क्या मुराद है? क्या अब उसके दिमाग में जगह नहीं मिल रही है? यही बात है। शायद नारंग ने उसके और दलेर आफरीदी के लबो लहजे को बदल दिया है। ख्याल ख्वानी के जरिए उन दोनों का सुराग नहीं मिल रहा है। तुम सोफिया को हासिल नहीं करोगी तो मुझे अफसोस होगा। वो बहुत ज़हीन और मामला फहम है, तुम्हारी परफेक्ट डमी है। मैं उसे नारंग से छीन लेने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भीमा के पास जा रही हूँ। उसने आंखें बंद करके भीमा का तस्वुर किया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। दूसरे लम्हे में उसने आंखें खोल दी। जैकब रॉबिन ने पूछा, क्या हुआ? वह हैरानी और परेशानी से बोली, मेरी सोच की लहरों को भीमा का दिमाग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब समझते हो? जब कोई मर जाता है, दिमाग मुर्दा हो जाता है, तब ख्याल ख्वानी की लहरों को उस मुर्दा दिमाग में जगह नहीं मिलती, इसलिए तुम वापस आ गई हो। तुम ठीक समझ रहे हो, वो मेरे तनवीमी अमल से आज़ाद हो गया। अरे जब मरी गया तो क्या कैदी और क्या आज़ादी? क्या तुम उस मुर्दे को अपना मामूल और महकूम बनाओगी? रॉबिन, तुम्हें क्या हो गया है? कितनी बार कहे ज़्यादा ना पिया करो। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसने मरने के बाद किसी दूसरे का जिस्म हासिल किया होगा? ओ आई सी, मैं उसकी आत्मशक्ति को भूल गया था। ये बोतल बंद करो, बड़ी देर से पी रहे हो। नहीं जाने मन, पीने दो, गम गलत करने दो। भीमा जैसा महाशक्तिमान हमारे शिकंजे से निकल गया है। जो हाथ से निकल गया समझो वो मर गया। आह, बेचारा बड़ी खूबियों का मालिक था। एल्पा ने उसे घूर कर देखा, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई नारंग के पास आकर बोली, सांस ना रोकना, मैं एल्पा हूँ। मैं जानता था तुम आओगी। इसका मतलब है तुमने भीमा को हलाक किया है। तुमने तो बड़े हिफाजती इंतजाम किए थे उसे मुझसे दूर रखने के लिए। उसके दिमाग को मुकफ्फल कर दिया था। देख लो कि मैं किस तरह दिमागों के बंद दरवाजे खोल लेता हूँ। भीमा को हलाक करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। अब ना तुम जानते हो ना मैं जानती हूँ कि उसने किसी के जिस्म में किस रूप में नई जिंदगी हासिल की होगी। वो हम दोनों के लिए एक नादीदा खतरा बन गया है। मैंने उसे हलाक नहीं किया है, मैंने उसे सिर्फ जख्मी किया था। जख्मी होते ही वो समझ गया कि मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना गुलाम बना लूंगा। तुमने उसे हलाक नहीं किया, फिर वो कैसे मर गया? उसने एक चाकू निकालकर गुस्से से कहा, वो मर जाएगा मगर जिंदा रहकर किसी का गुलाम नहीं बनेगा। ये कहते उसने अपने चाकू से खुदकुशी कर ली। उसने किस वक्त खुदकुशी की थी? अब से 3 घंटे पहले। वो अब तक नया जिस्म हासिल कर चुका होगा, यही मैं सोच रहा हूँ। उसने अब तक मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तुमने उसे गुलाम बनाकर रखा था, वो तुम्हारे खिलाफ भी कुछ ना कुछ करेगा। मेरे दुश्मन कम नहीं है, एक और हो जाएगा। उससे भी निमट लिया करूंगी। वैसे मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करने वाली थी, अब भीमा भी तुम्हारी नींदें उड़ाता रहेगा। ये कहकर वो नारंग के दिमाग से चली आई। जैकब रॉबिन विस्की की नई बोतल खोल रहा था। एल्पा ने गुस्से से पूछा, ये क्या कर रहे हो? बस ज़्यादा नहीं, 2 पैग लूंगा फिर बोतल बंद कर दूंगा। आज इतनी क्यों पी रहे हो? तुम पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? वो बात यह है कि अभी अचानक याद आया। हाँ, आज के दिन में पैदा हुआ था। अपनी सालगिरह की खुशी में मुझे पीना चाहिए या नहीं? इंसाफ से बोलो। एल्पा ने बेजारी से उसे देखा, फिर कहा, नशे की मस्ती में डूब रहे हो। इसकी परवाह नहीं है कि भीमा जैसा दुश्मन फिर पैदा हो रहा है यानी आज दुश्मन की भी सालगिरह। वो मुंह फेर कर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई सुराग रसां बॉबी के पास पहुंच गई। वो डायना के स्कूल के सामने सड़क के किनारे था, अपनी कार में बैठा हुआ था। छुट्टी हो चुकी थी। तुलबार तालिबात बाहर आ रहे थे, अपनी मोटरसाइकिलों और कारों में बैठकर जा रहे थे। जैकी हंटर की बीवी और बच्चों के लिए हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी का इंतजाम था। 2 मुसल्ला गार्ड्स एक गाड़ी में डायना को स्कूल पहुंचाते और फिर उसी गाड़ी में घर पहुंचा देते। बॉबी उसे स्कूल के हाथे में देखकर कार से बाहर आया। वो भी उसे देखकर दौड़ती हुई आई। हाय बॉबी। हाय डार्लिंग, मैं रोज़ ही तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मगर आज तुम्हारे लिए बहुत बेचैनी है। पूछो क्यों? उसने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? आज सुबह जागने से पहले ख्वाब में तुम्हें किस किया है? बस्ती हुई बोली, अभी बेचैनी रहेगी। स्कूल के हाथे में रोमांस और किसिंग की इजाज़त नहीं है। प्लीज़ अहाते से बाहर आ जाओ। सॉरी, तुम जानते हो सिक्योरिटी गार्ड्स स्कूल आवर से घर वापस जाने तक मुझे किसी से मिलने नहीं देते हैं। तुमने नेशनल पार्क में मिलने का वादा किया है। शाम का वादा है, शाम को मिलूंगी। ओके, गुड बाय सो फार। वो अलविदा अंदाज में बोलती हुई सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान से गुजरती हुई गाड़ी में जाकर बैठ गई। एल्पा ने कहा, बॉबी मैं इसके ख्यालात पढ़ रही हूँ, तुम आराम से ड्राइव करते हुए इसके बंगले के सामने जाओ, वहाँ कहीं इंतजार करते रहो। वो डायना के पास आ गई। बॉबी ने उसके बारे में जो रिपोर्ट दी थी उसके ख्यालात वही बता रहे थे कि उसका बाप जैकी हंटर पिछले 1 माह से किसी लंबी ड्यूटी में मसरूफ़ है। यूं तो उसकी ड्यूटी आर्मी हेडक्वार्टर में हुआ करती थी, लेकिन पिछले माह से ना वो हेडक्वार्टर में था और ना अपने बीवी बच्चों के साथ वाशिंगटन में रहता था। उसने अपनी वाइफ से यानी डायना की माँ से कहा था, मैं तकरीबन 2 माह के लिए अलास्का जा रहा हूँ। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से दिन रात यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहा करेंगे और मेरे माथे तुम्हारी और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आते रहेंगे। डायना ने पूछा था, डैडी आप फ़ोन क्या करेंगे? जहाँ ड्यूटी पर रहूँगा वहाँ से फ़ोन और फैक्स के ज़रिए राब्ते का सिलसिला मुनक़ता रहेगा। उसकी वाइफ ने कहा, आप लंबी मुद्दत के लिए हमसे दूर हो जाया करते हैं, बच्चे जवान हो चुके हैं, आपको इनसे दूर नहीं रहना चाहिए। आर्मी की मुलाजमत छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूंगा, अभी तो इमरजेंसी है, वो मुझे सर्विस से रिटायर नहीं करेंगे। एल्पा उसकी बेटी डायना के ख्यालात पड़ रही थी। वो घर पहुंचकर शावर लेकर लिबास तब्दील करना चाहती थी, लेकिन एल्पा उसे उसके बाप की स्टडी रूम में ले गई। उसके ख्यालात ने बताया कि जैकी हंटर 1 माह के लिए आया था, बीवी बच्चों के साथ 2 दिनों तक वहाँ रहा
और स्टडी रूम में किसी मशीन का नक्शा बनाता रहा। वो स्टडी रूम में आई। माँ ने आकर पूछा, तुम शावर नहीं ले रही हो, यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे डैडी इस कमरे में आने से मना करते हैं। ओ मॉम, छोटे बच्चों को मना करते हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ, यहाँ की कोई चीज़ इधर उधर नहीं करूँगी। वो एक कुर्सी पर बैठकर जैकी हंटर की तस्वीर देखकर बोली, मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने डैडी के पास आकर बैठी हूँ। माँ ने उसे मोहब्बत से देखा, फिर वापस जाती हुई बोली, बेटी अपनी बाप की दीवानी है। उसके जाते ही डायना ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर अलमारी खोलकर एक एक खाने से मुख्तलिफ नक्शे और फाइलें निकाल कर देखने और पढ़ने लगी। एल्पा उसके अंदर रहकर उन नक्शों और फाइलों को समझती जा रही थी। वो सब जदीद मिसाइल पैड्स की मशीनों और बख्तरबंद गाड़ियों के नक्शे थे। डायना ने अलमारी के अंदरूनी सेफ को खोलकर एक तय किया हुआ नक्शा निकाला। वो वही नक्शा था जिसे जैकी हंटर ने 1 माह बाद घर आकर 2 दिनों में तैयार किया था। इस नक्शे पर मशीन का नाम नहीं लिखा था। नाम की जगह और मशीन के तमाम पुर्जों की जगह नंबर लिखे हुए थे। इसी सेफ में एक डायरी रखी हुई थी। डायना ने अल्पा की मर्जी के मुताबिक इस डायरी को खोलकर पढ़ा। नक्शे में जितने भी नंबर दिए गए थे उन नंबरों के मुताबिक इस मशीन का नाम और मुख्तलिफ पुर्जों के नाम लिखे हुए थे और उसका नाम लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्मर मशीन। ये पढ़ते ही अल्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया था। वो चंद सातों के लिए बॉबी के दिमाग में आकर खुशी से चीखती हुई बोली, बॉबी, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ट्रांसफॉर्मर मशीन का नक्शा हमारे हाथ लग रहा है, तुम तैयार रहो, मैं डायना को तुम्हारे पास ला रही हूँ। अल्पा चंद सातों के लिए डायना के दिमाग में गई थी। वो हाथ में नक्शा और डायरी उठाए सोच रही थी, मैं डैडी की अलमारी खोलकर ये क्या देख रही हूँ, ये तो किसी मशीन का नक्शा और डायरी है। अल्पा ने वापस आकर फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो नक्शे को अच्छी तरह तय करने लगी, फिर इसे और डायरी को हाथ में रखकर सेफ को और अलमारी को बंद किया। वहाँ हर चीज़ पहले की तरह तरतीब से रखी हुई थी। वो दरवाज़ा खोलकर उस कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आई। अपने छोटे से हैंडबैग में नक्शे और डायरी को रखा, फिर ऊंची आवाज़ में बोली, मॉम, मैं भूल गई थी, मुझे कंप्यूटर क्लास अटेंड करना है, मैं जा रही हूँ। माँ ने किचन से कहा, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है, अब क्या भूखी जाओगी? वो जाते हुए बोली, नहीं, कैंटीन में कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी लूँगी। ओके मॉम, आई विल बी बैक इन द इवनिंग। वो बंगले से बाहर राहते में आई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूछा, गाड़ी निकाल लूँ? नो थैंक्स, बाहर मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तेज़ी से चलती हुई अहाते का गेट खोलकर बाहर आई। बॉबी उसे देखते ही कार चलाता हुआ उसके करीब आकर रुक गया। वो अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर बैठ गई। बॉबी ने उसे खींचकर अपने बाजू में भरते हुए कहा, पहले अपने ख्वाब की ताबीर पूरी करने दो। कार की महदूद फिजा में खामोशी छा गई, सिर्फ सांसों की आंधियां चलती रहीं। अल्पा ने कहा, बॉबी, तुम्हें इससे ज़्यादा इनामात दूंगी, पहले काम करो। बॉबी ने डायना से कहा, डार्लिंग, अपना हैंडबैग खोलो, इसमें हमारी जान है। उसने हैंडबैग खोलकर नक्शा और डायरी निकाली। बॉबी ने लपक कर वो दोनों चीज़ें ली और कहा, अब तुम जाओ, वक्त कम है और काम ज़्यादा। आज रात 8 बजे शेरटन के डाइनिंग हॉल में मुलाकात होगी, ओके? डायना ओके कहती हुई कार से बाहर आ गई। बॉबी से स्टार्ट करके आगे चला गया। वो तेज़ी से चलती हुई वापस बंगले में आई, फिर ऊंची आवाज़ में बोली, मॉम, मैं क्लास अटेंड करने नहीं जाऊंगी, भूख लग रही है, हम लंच करेंगे। वो बेडरूम में आकर बिस्तर पर चारों शाने चित हो गई। अल्पा ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? मैं मॉम से बहाना करके बाहर गई, बॉबी की कार में बैठकर उसे ख्वाब की ताबीर दिखाई और वापस आ गई। बॉबी बड़ा जिद्दी है, मुझसे अपना कर्ज वसूल करने के बाद क्या है? अल्पा ने उसे इसी हद तक सोचने के काबिल रखा। नक्शे और डायरी वाली बात उसके जहन से मिटा दी। आइंदा भी बॉबी से उसकी दोस्ती रखना चाहती थी। वो बाप बेटी उसके बहुत काम आने वाले थे। वो बॉबी के पास आकर बोली, घर पहुंचते ही पहले नक्शे और डायरी के एक एक सफ़े की माइक्रोफिल्म उतार कर महफूज कर लो। इन फिल्मों को ऐसी जगह छुपाओ कि किसी तीसरे को वो जगह मालूम ना हो। यस मैडम, मैं अभी यही करूँगा। इस अहम काम से फारिग होकर डायरी के सिर्फ वो औराक निकाल लो जिसमें ट्रांसफार्मर मशीन के पुर्जों के नंबर और नाम लिखे हुए हैं। इन औराक को अपने पास छुपा कर रखो, बाकी डायरी जला डालो। नक्शे की माइक्रो फोटो स्टेट कराओ, उस माइक्रो फोटो की नकल फैक्स के जरिए मेरे पास भेजो। बॉबी अपनी रिहाइश में पहुंच गया। अल्पा के हुक्म के मुताबिक इन तमाम चीज़ों की माइक्रो फिल्में उतारने लगा। अल्पा ने कहा, वाशिंगटन में हम यहूदियों का एक बैंक है, वहाँ फर्जी नाम से मेरा अकाउंट और लॉकर है। तुम वहाँ जाओगे तो मैं बैंक मैनेजर के दिमाग पर मुसल्लत रहूंगी, वो तुम्हें साथ ले जाकर मेरा लॉकर खोलेगा। तुम इन फिल्मों को उस लॉकर में रख दोगे, ये फिल्में वहाँ महफूज रहेंगी। अभी तुम इस डायरी के दर्जशुदा नाम और नंबर बताओ, मैं तुम्हारे दिमाग से सुनकर यहाँ लिख रही हूँ। अल्पा अपनी जगह से उठकर जेकब से बोली, आज मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, मुझे ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा मिल गया है। वो खुश होकर बोला, हिप हिप हुर्रे, इस खुशी में 2 पैग और हो जाएं। अल्पा उसे नागवारी से देखकर अपने बेडरूम में आई। वहाँ एक छोटी सी मेज़ के पास बैठकर एक कलम लेकर डायरी खोलती हुई बोली, हाँ बॉबी बोलो, मैं लिख रही हूँ। वो ट्रांसफार्मर मशीन के पुर्जों के नाम और नंबर बोलने लगा। ये लिखने लगी, टेलीपैथी की दुनिया में ट्रांसफार्मर मशीन सबसे ज़्यादा अहम थी। इस मशीन के नक्शे को सबसे पहले बाबा साहब के इदारे ने अमेरिका से जबरन हासिल किया। अब इतनी मुद्दत के बाद अल्पा इसे हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। गोया तीसरी ट्रांसफार्मर मशीन जमहूरिया चीन में और चौथी ट्रांसफार्मर मशीन इसराइल में तैयार होने वाली थी। बॉबी ने अल्पा की हदायत के मुताबिक फैक्स के जरिए इस मशीन का नक्शा पहुंचा दिया था।
चूंकि इस नक्शे पर मशीन का नाम नहीं लिखा हुआ था और ना ही ये जाहिर होता था कि वो किस नौइयत की मशीन है, लिहाजा ये अंदेशा नहीं था कि इस फैक्स का किसी तरह सुराग लगाया जाता तो ये कभी मालूम ना होता कि ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा अमेरिका से चुरा कर इसराइल पहुंचाया गया है। एल्पा ने कहा, तुम मुख्तलिफ मशीनों के नक्शे कहीं से भी हासिल कर सकते हो। ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे को दूसरे नक्शों के साथ मिलाकर रखो और एक मैकेनिक की हैसियत से इन्हें लेकर फ़ौरन मेरे पास इसराइल चले आओ। वो उसे हदायत देने के बाद दिमागी तौर पर अपने बेडरूम में हाजिर हो गई। उसका दिल कर रहा था कि खुशी से खूब नाचती रहे, इतना नाचे कि नाचती नाचती थक कर फर्श पर गिर पड़े। वो ड्राइंग रूम में आई। जेकब रॉबिन नशे में धुत सोफे पर आधा लेटा हुआ आधा बैठा हुआ था। वो बोली, मैं आज खूब नाचना गाना और घूमना फिरना चाहती हूँ, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि उठकर मेरे साथ 2 कदम भी चल सको। तुम क्या समझती हो, शराब मुझे तोड़ नहीं सकती, मैं बोतल को तोड़ देता हूँ। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप हो गई। मोबाइल फ़ोन से बजर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने सेंटर टेबल से फ़ोन को उठाकर इसे ऑन किया, फिर कान से लगाकर बोली, हेलो कौन। जवाब में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, हेलो तुम कौन हो, मैं एल्पा से बात करूँगी। मैं एल्पा बोल रही हूँ। चलो तुमसे बात तो हुई, दिमाग में आती तो तुम्हारा दिमाग मुर्दा ज़ाहिर होता, मेरी ख्याल खानी की लहरों को जगह ना मिलती। तुम कौन हो, क्या टेलीपैथी जानती हो। हाय राम, ये तो मैं भूल गई कि मुझे पहचान नहीं सकोगी। मुझे ये दूसरा जिस्म मिला, मैं भीमा बोल रही हूँ। क्या। एल्पा ने शदीद हैरानी से पूछा, तुम भीमा हो, मगर औरत की तरह क्यों बोल रहे हो। कह तो रही हूँ कि गलती से एक औरत के जिस्म में आ गई हूँ। ओह गॉड, तुम औरत बन गए हो। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। क्या बताऊँ, वहाँ अंधेरा था। कहाँ अंधेरा था। जहाँ इसका दम निकला था। इसके मरते ही मेरी आत्मा वहाँ पहुँची थी। आत्मा इसके जिस्म में घुस गई। इसके बाद पता चला कि वो औरत का जिस्म है। ठीक है, गलती से चले गए, मगर अब तो इसके जिस्म से निकलकर किसी मर्द के जिस्म में जा सकते हो। जा सकती हूँ, लेकिन पहले जिस्म के बाद दूसरा जिस्म होगा। मेरी आत्मा शक्ति कम होती जाएगी। मैं इतनी जल्दी जिस्म बदलने की हमाकत नहीं करूँगी। फिर क्या करोगे। एक जिस्म बदलने से आत्मा शक्ति में जो कमी आई है, पहले तपस्या के जरिए उस कमी को पूरा करूँगी। फिर इस औरत के जिस्म से निकलकर किसी सेहतमंद बॉडी बिल्डर मर्द के जिस्म में जाऊँगी। तुम संगदिल और कातिल हो। तुम्हारे जैसे मर्दों को औरत ही बनकर रहना चाहिए। बकवास मत करो, तुम बहुत जलील और कमीनी हो। तुमने मुझ जैसे शाहज़ोरों को गुलाम बनाया, मुझे अपने कदमों में झुकाती रही। मैं अपनी जिल्लत का इंतकाम तुमसे लूँगी। तुम जब तक मर्द थी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, औरत होकर क्या बिगाड़ लोगी। मैं हमेशा औरत नहीं रहूँगी, और जब तक ऐसी रहूँगी तुम्हारा और नारंग का सामना नहीं करूँगी। रुपोश रहकर दिमाग से काम लेकर तुम दोनों के लिए मुसीबत बनती रहूँगी। क्या यही बकवास करने के लिए फ़ोन किया है। तुझे मेरा मोबाइल नंबर कैसे मालूम हुआ। तेरे फौजी अफसरों के दिमागों में जाती रही, फिर उस आला अफसर के अंदर पहुँच गई जो तेरे बिग ब्रदर ब्रेन आदम की जगह काम कर रहा है। वह तुझसे इसी मोबाइल पर बातें करता है। मैंने उसके दिमाग से नंबर मालूम कर लिया। अब इस नंबर पर बात नहीं हो सकेगी। अभी इसका नंबर बदल जाएगा या फ़ोन बदल जाएगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया, उसे इस तरह ऑफ किया कि दोबारा वो राब्ता न कर सके। जेकब रॉबिन नशे में चूर था। उसने पीने के लिए गिलास उठाना चाहा तो वो हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और टूट गया। एल्पा ने नागवारी से कहा, तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए हो। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त करती हूँ और क्यों तुम्हारी हर जायज़ और नाजायज़ बात मान लिया करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझ पर तनवीमी अमल। वो कहती कहती रुक गई। इतने अरसे बाद उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि जेकब रॉबिन ने उस पर तनवीमी अमल किया होगा। ऐसा अमल करने वाले आमिल अपने मामूल के दिमाग में ये नक्श कर देते हैं कि वो तनवीमी अमल को भूलकर आमिल की गुलामी करता रहेगा या करती रहेगी। एल्पा भी जेकब रॉबिन के तनवीमी अमल को भूलकर उसकी मामूला और कनीज़ बनी हुई थी। जेकब रॉबिन इस दौरान में एक माह के वक्फे से उस पर तनवीमी अमल करता रहा था। इस बार उसने बेपरवाही की। 1 माह गुजरने के लिए चंद घंटे रह गए थे। पिछले अमल का असर खत्म हो रहा था। इस अमल के कमज़ोर होने के बायस एल्पा के दिमाग में यह ख्याल आया कि जेकब रॉबिन ने उस पर तनवीमी अमल किया है। वो घूर कर उसे देखने लगी, सोचने लगी, हाँ यकीनन इसने अमल किया है। अब मुझे याद आ रहा है कि इतने अरसे से साथ रहती हूँ और आज तक मैं इसके ख्यालात पढ़ने के लिए कभी इसके दिमाग में नहीं गई, और ये इसलिए कि एक मामूला अपने आमिल की इजाज़त के बगैर उसके दिमाग में नहीं जाती। उसने सख्त लहजे में पूछा, रॉबिन तुमने मुझे अपने काले अमल से अपनी मामूला और कनीज़ बनाया था। मुझे बताओ कि तुम मेरे इस बंगले में क्यों रहते हो और तुम्हारे साथ रहने पर मैंने कभी एतराज़ क्यों नहीं किया। ऐसा कहते वक्त उसके दिमाग में एक बात आई। वो एकदम से चौंक कर बोली, ओह गॉड, अब तो मेरे मजाज के खिलाफ होने वाली बातें मुझे याद आ रही हैं। कुत्ते कमीने, तू मेरी इज्जत से खेलता रहा और मैं तेरी दाश्ता बनती रही हूँ। वो सोफे से उठने की कोशिश कर रहा था। एल्पा ने उसे जोर की लात मारी। वो लटकर वहाँ गिरा जहाँ गिलास की किरचियाँ बिखरी हुई थीं। जिस समय कितने ही शीशे के टुकड़े पैवस्त हो गए। वह तकलीफ से कराने लगा। वो उसके अंदर पहुँच बोली, अब मैं तेरे दिमाग में पहुँच गई हूँ। तुझे इस तरह जहनी अजियतें देती रहूँगी कि तू मौत की भीख मांगेगा, मगर मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। ये कहते उसने एक दिमागी झटका दिया। जेकब रॉबिन के दिमाग में जैसे जलजला आ गया। वो चीखें मारते हुए फर्श पर इधर से उधर लौटने लगा। तकदीर फिर एल्पा पर मेहरबान हो गई थी। उसे टेलीपैथी जाने वालों की फौज बनाने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा मिल गया था।
उसकी दूसरी खुशनसीबी यह थी कि वह जैकब रॉबिन के शिकंजे से निकलकर पहले की तरह आज़ाद और खुद मुख्तार एल्पा बन गई थी।